केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्लेवरी के बारे में बातचीत करेंगे। जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, डिजिटल स्लेवरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लेवरी? दास्ता के बहुत से प्रकार होते हैं। दास्ता के कितने प्रकार होते हैं? विविध प्रकार आप मान सकते हो। वेरियस टाइप्स ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी की ब्रीफ हिस्ट्री के साथ जो वर्तमान स्लेवरी का सबसे हेजेमनी वाला पार्ट है, उस पर हम बातचीत करेंगे, जिसको डिजिटल स्लेवरी के नाम से जाना जा सकता है। तो डिजिटल स्लेवरी क्या है, इससे पहले हम जानेंगे कि स्लेवरी किसे कहते हैं और स्लेवरी के ह्यूमन हिस्ट्री में कौन से मुख्य प्रकार रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम स्लेवरी की अगर बात करेंगे तो वह दास्ता जिसे रिलीजियस स्लेवरी कहा जाता है। ह्यूमन सोसाइटी में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ह्यूमन कल्चर में कहीं पर भी रिलीजन का कोई साक्ष्य नहीं है, परंतु स्लेवरी के रूप में पहली बार रिलीजन का उदय हुआ। बहुत से रिलीजन के प्रोपोनेंट और फाउंडर्स ने अपने इस आधिपत्य को स्लेवरी के रूप में स्थापित किया गया, जिसे रिलीजियस स्लेवरी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं हाउ टू क्रिएशन ऑफ गॉड। फियर इज द मेन टूल, क्रिएशन ऑफ गॉड, ओरिजिन ऑफ गॉड। जिसको आप धार्मिक सत्ता कहते हो या किसी भी प्रकार की अथॉरिटी, रिलीजियस अथॉरिटी आप उसको कहते हो, ये एक डर है जिसके माध्यम से इसको ईजाद किया गया। मानव स्वयं एक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसे ही दास्ता भी विकास के साथ आधिपत्य, शोषण, अन्याय, असमानता और व्यक्ति के दिल और दिमाग पर नियंत्रण करने वाली एक विकसित अवधारणा है। विकास की प्रक्रिया के साथ साथ ये आगे बढ़ती है। तो दास्ता का पहला स्वरूप दुनिया भर में हमें रिलीजियस स्लेवरी के रूप में देखने को मिलता है। धर्म और रिलीजन अलग टर्म के रूप में इसको यूज किया गया है। मानवीय सभ्यता की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो अच्छे से इसको जान सकते हैं। साथियों, दास्ता का कंसेप्ट जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, वो कॉन्सेप्ट पहली बार फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको अरिस्टोटल कहा जाता है, उस ग्रीक सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री में, जिसे फाउंडर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन कहा जाता है, उसने दास्ता का समर्थन किया है। इसे यूनानी अहमवाद और आधिपत्यवाद कहते हैं कि यूनानी दास्तिक नहीं होंगे, लेकिन स्लेवरी इज नेचुरल। दास्ता प्राकृतिक है और दास्ता समाज के लिए लाभदायक है, दासों के लिए लाभदायक है, स्वामी के लिए लाभदायक है। प्राकृतिक दास्ता और वैधानिक दास्ता, युद्ध में पराजित लोगों को दास बनाना, ये वैधानिक दास्ता। और जो व्यक्ति जन्म से गरीब हैं, महिला है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, दीनहीन हैं, उन लोगों को दास बनाना, ये प्राकृतिक दास्ता है। या जिन लोगों के पास हम कह सकते हैं वर्च्यू नहीं होते, यानी कि वो वर्च्यू जिसको हॉलीडे और प्रॉपर्टी के रूप में अरिस्टोटल ने डिफाइन किया। तो दास्ता केवल भारत और हिंदुस्तान जैसे विकासशील देशों की बात नहीं है, दुनिया भर में इस आधिपत्य को हम देख सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान के जनक ने भी दास्ता को प्राकृतिक और कानूनी, लीगल और नेचुरल बताया है, उसका उसने समर्थन किया है, क्योंकि दास्ता दो स्तंभों के बीच डिवीजन स्थापित करती है, जिसको आप विकसित देश या विकासशील देश, गरीब या अमीर आदमी, शक्तिशाली या कमजोर आदमी। दुनिया भर में पूरी मानवीय सभ्यता के साथ साथ जीव जगत, जिसको इकोलॉजी आप पारिस्थितिकी कहें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है उसके द्वारा कमजोर प्राणी पर, कमजोर वस्तु स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, स्वामित्व स्थापित किया जाता है। यही दास्ता का मूल मंत्र है। अब दास्ता के बहुत से टूल होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन के टूल होते हैं। तो वो दास्ता का टूल है, उस टूल को कोई पहचानता है तो वह तर्क करता है, वितर्क करता है और दास्ता को चैलेंज मिलता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो दास्ता कैरी ऑन होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर में अपने फॉर्म्स को भी वह बदलती रहती है। बात अगर भारतीय सभ्यता की करें, भारत में मानवीय सभ्यता की करें, तो इस दास्ता का प्रमाण ऋग्वेद के 19वें सूक्त में मिलता है, जहां वर्ण व्यवस्था के माध्यम से दास्ता को डिजाइन किया गया और उसको बाय नेचुरली माना गया, जो बहुत आगे चलकर भाषा, क्षेत्र, जाति, तमाम तरह के उपबंधों में हमें महिला पुरुष देखने को मिलती है। परंतु ये दास्ता का प्राचीन स्वरूप हमें माइथोलॉजी में देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स दुनिया का वह महान विचारक जिसने दास्ता को इकोनॉमिक आउटपुट दिया और इकोनॉमिक स्लेवरी के रूप में डिजाइन करके कहा
State is a tool of exploitation. The existence of the state is the inseparable from the existence of slavery. जब तक राज्य है तब तक शक्तिशाली पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग गरीबों पर, कमज़ोर लोगों पर, मजदूरों पर, सरवाहरा लोगों पर, बहुजनों पर, मास लोगों पर दास्ता के कोड़े बरसाते रहेंगे। इसी दास्ता को भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले राव के द्वारा पुस्तक लिखी स्लेवरी के माध्यम से बताया कि ये दास्ता सबसे खतरनाक जो दास्ता है उसमें कल्चरल और रिलीजियस दास्ता है, सांस्कृतिक और सामाजिक दास्ता है, धार्मिक दास्ता है। और उस दास्ता का तमाम तरह की जो दास्ता उसका निदान तभी है, जो कार्ल मार्क्स कहते हैं वैसे फूले, कि जब आप सोचते हो, तर्क वितर्क करते हो, सवाल खड़े करते हो तो दास्ता को चैलेंज दिया जाता है। इसी दास्ता को एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिज़ाइन किया गया जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उस संविधान को बारीकी से पढ़ने पर हमें बहुत से ऐसे टर्म और टर्मिनोलॉजी और उसकी व्यवस्थाएं मिलती हैं जो विविध कैटेगरी के माध्यम से, जिसको अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तमाम तरह की जेंडर, पीएस, तमाम तरह के, तो उस स्लेवरी का एक अलग स्ट्रक्चर हमें संविधान में भी देखने को मिलता है। अब है डिजिटल दास्ता कि यहाँ आप उस स्वामी के बिना नहीं रह सकते, भले आपका स्वामी मोबाइल है, लैपटॉप है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, आप अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकते। तो दास्ता, जिसको जेसमिल कहता है कि सूअर को उस नाली में बड़ा आनंद आता है, पुष्पिन बच्चों को कंचे खेलने में बड़ा आनंद आता है, तो दासों को दास्ता को वसीभूत और कैरी ऑन करने में आनंद आता है। तो यदि लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर पर अपना अपडेट बताते हैं, हर घटनाक्रम डालते हैं, इट इज़ द सिंबल ऑफ डिजिटल स्लेवरी। आप उनके बिना नहीं रह पाते, ये डिजिटल स्लेवरी है। मोबाइल या लैपटॉप आपके ऊपर हावी है, सोशल मीडिया आपके ऊपर हावी है, आपको बेचैनी है, एंजाइटी है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि ये स्वामी और दास्ता का अटूट संबंध है। दिस इज़ द डिजिटल स्लेवरी। यह है डिजिटल दास्ता। थैंक यू सो मच।